It's science time. हेलो बच्चों, न्यूटन फिजिक्स साइंस क्लासेज में आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जैसा कि आपने पहले भी मेरी वीडियो देखी और आप लोगों से बहुत मुझे प्यार मिला आपका, लेकिन अब उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब आपको ये नया टॉपिक, उसके तुरंत जस्ट बाद वाला नया टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, मैथमेटिकल एनालिसिस, जो कि आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा धमाकेदार है। अगर बच्चे इस टॉपिक को मिस ना करें तो उनको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। मिस करेंगे तो आपका लिंक टूट जाएगा और फिर आगे समझ में कुछ नहीं आएगा। तो मेरे हिसाब से तो आप लोगों को आज का टॉपिक मिस नहीं करना चाहिए। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, ठीक? और वीडियो को एंड तक देखिए और लाइक कीजिए उसके बाद, और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए, ताकि जो आगामी वीडियो आएंगी उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आप कोई भी वीडियो मेरी मिस मत कीजिए, क्योंकि ये आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी और धमाकेदार होने वाली हैं। और आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम इस समय चल रहे हैं, बच्चे कुछ बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं। सीबीएसई का बोर्ड एग्ज़ाम हो चुका है, लेकिन आरबीएसई का और यूपी बोर्ड का भी एग्ज़ाम बाकी है। तो कोई बच्चा इस वीडियो को मिस ना करे। मेरी तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगी, आप इस वीडियो को अच्छे से देखें। धन्यवाद। जय श्री श्याम। जैसा कि अब तक की वीडियो में आपने देखा, अब तक की जो आपकी वीडियो बनी, सभी में मैंने आपको बेटर देने की कोशिश की है, लेकिन आगे भी अब मैं आपको बेटर देना चाहूँगा। आज का अपना टॉपिक, जैसा कि कल आपको पढ़ाया था, हाइगेंस वेव थ्योरी। हाइगेंस वेव थ्योरी के क्रम में ही आपका नया टॉपिक है, दो तरंगों के व्यतिकरण से उत्पन्न परिणामी विस्थापन, परिणामी आयाम तथा परिणामी तीव्रता का गणितीय विश्लेषण तथा समकोषी एवं विनाशी व्यतिकरण की आवश्यक शर्त। ये हमें लिखनी है, मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स एंड ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट इंटेंसिटी एंड राइट द इम्पोर्टेंट कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये अपना आज का टॉपिक है। हाइगेंस के सेकेंडरी वेवलेट्स के लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के बाद, आफ्टर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, तो सपोज लेट द एम्पलीट्यूड ऑफ टू वेव्स आर A1 एंड A2 रेस्पेक्टिवली एंड फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स इज 5। देन, माना दो तरंगे जिनके आयाम A1 और A2 तथा कलांतर उनके बीच फाई है, तब अकॉर्डिंग टू 11th क्लास डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हमारी होती है, विस्थापन समीकरण y1 इक्वल A1 साइन ओमेगा टी, y2 इक्वल A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ऐसा क्यों किया? क्योंकि इसमें फेज डिफरेंस कितना है वेव्स में? फाई का। अब फ्रॉम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, अध्यारोपण के सिद्धांत से हमारा फॉर्मूला होता है y इक्वल y1 प्लस y2, y इक्वल y1 A1 साइन ओमेगा टी प्लस y2 A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। यहाँ बन रही है एक इक्वेशन। इसका मतलब यहाँ लगेगा फॉर्मूला साइन A प्लस बी का। साइन A प्लस बी क्या होता है? साइन A कॉस बी प्लस कॉस A साइन बी। तो y इक्वल साइन A के स्थान पर आपने देखा यहाँ ओमेगा टी है और b के स्थान पर यहाँ फाई है। तो y इक्वल A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस A2 कॉस ओमेगा टी साइन फाई। y इक्वल, इतने पार्ट को देखो आप, इस पार्ट में अपना कॉमन है साइन ओमेगा टी, क्या बचेगा? A1 प्लस A2 कॉस फाई प्लस A2 साइन फाई कॉस ओमेगा टी। अगर सपोज करें हम, माने कि A1 प्लस A2 कॉस फाई इक्वल क्या है बेटा? R कॉस थीटा, और A2 साइन फाई क्या है हमारा? R साइन थीटा। ये हमने सपोज कर लिया है। इसको समीकरण 1 कह दिया, इसको समीकरण 2, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड। तो हम इसको आगे बढ़ाएं तो y इक्वल साइन ओमेगा टी, A1 प्लस A2 इक्वल क्या है? R कॉस थीटा। तो यहाँ लगा दिया R कॉस थीटा साइन ओमेगा टी प्लस R कॉस साइन थीटा कॉस ओमेगा टी। अगर यहाँ आप देखेंगे तो जब y इक्वल, यहाँ R कॉमन आ गया, R कॉमन आने पर
ये फिर बन गई इक्वेशन साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी के टर्म में फिर आपकी एप्लीकेशन आ गई। तो वाई इक्वल आर साइन ए की जगह ओमेगा टी, बी की जगह थीटा, तो वाई इक्वल आर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। यह परिणामी विस्थापन समीकरण है। दिस इक्वेशन इज रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। ये हमारी क्या है? रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है, जहां आर वेयर आर इक्वल रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, परिणामी आयाम है हमारा। अब हम देखें इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से, तो स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को हम क्या करेंगे, इन दोनों को का स्क्वायर कर देंगे और इनको ऐड कर देंगे। तो आप देखिए a1 प्लस a2 कॉस फाई का स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई इक्वल आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब आप देखेंगे बेटा, तो इस वाले टर्म में कॉमन है आर स्क्वायर, तो क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल, यहाँ हम करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2a1 a2 कॉस फाई प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। अब आप देखेंगे ये जो बन रही है इक्वेशन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 के होता है, आपको सब पता ही 10th में पढ़ते हुए आए हैं बच्चे। तो आर स्क्वायर इंटू 1 इक्वल a1 स्क्वायर। अब आप यहाँ देखिए a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई और a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, तो यहाँ देखिए आप इसमें a2 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बचेगा और आगे प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। आर स्क्वायर इक्वल a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, यहाँ भी बन गई इक्वेशन वाली, ये इक्वल 1 हो गई प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। आर स्क्वायर इक्वल a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। तो ये भी आपकी एक इक्वेशन क्लियर हो गई। तो आर इक्वल क्या होता है, हो जाएगा रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। ये हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की इक्वेशन निकल के आ गई, हमारी परिणामी आयाम। बट we know that according to class 11th intensity is proportional to square of amplitude। तो I proportional to r square, I1 proportional to a1 square, क्योंकि a1 a2 भी क्या हमारे एम्पलीट्यूड यहाँ को बता दिए पहले मैंने। तो I1 proportional to a1 square, I2 proportional to a2 square, I इक्वल k r स्क्वायर, I1 इक्वल k a1 स्क्वायर, I2 इक्वल k a2 स्क्वायर, वेयर k इक्वल कॉन्स्टेंट। उसके बाद देखें फ्रॉम एबव इक्वेशन कौन सी, ये वाली, इसमें आप क्या करें, आप इस वाली इक्वेशन में k से कर दें मल्टीप्लाई पूरी में, तो k r स्क्वायर इक्वल k a1 स्क्वायर प्लस k a2 स्क्वायर प्लस 2 k a1 a2 कॉस फाई। अब आप देखेंगे k r स्क्वायर, यहाँ देखिए k r स्क्वायर इक्वल किसके है, i के, तो i इक्वल i1 प्लस i2 प्लस 2। अब यहाँ पे स्क्वायर नहीं है तो क्या बन जाएगा, रूट 2 रूट i1 i2 कॉस फाई, या कह सकते हैं i इक्वल k, इस वाले फॉर्मूले में इसको चेंज करो साई में, i इक्वल k कॉमन ले दो पूरे में, k a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। ये हम बेटा हमारा हो गया रिजल्टेंट इंटेंसिटी, परिणामी तीव्रता का व्यंजक हो गया, रिजल्टेंट इंटेंसिटी की इक्वेशन हमें मिल गई ये वाली। दूसरी बात, अगर इसमें हमने लगाया केस, हमने पूछा है इंपॉर्टेंट कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो हम लगाते हैं केस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम, देन कॉस फाई इक्वल प्लस 1, क्योंकि इंटेंसिटी मैक्सिमम है, और जब इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी तो कॉस फाई प्लस 1 होगा, तो आई मैक्सिमम इक्वल रूट i1 प्लस रूट i2 का होल स्क्वायर, कॉस फाई हो गया 1। ऐसे ही, या इसको कह सकते हैं आई मैक्सिमम इक्वल के, यहाँ लगाएंगे कॉस फाई 1 लगाएंगे, तो ये भी हो जाएगा हमारा a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। सपोज करो बेटा, अगर हम i1 इक्वल i2 इक्वल i0 मान लें, सपोज कर लें कि हम i1 इक्वल i2 इक्वल क्या है, i0 है, तो हमारा i मैक्सिमम कितना होगा, तो i मैक्सिमम इक्वल रूट i0 प्लस रूट i0 का होल स्क्वायर, i मैक्सिमम इक्वल i0 2i0 का स्क्वायर, इसका मतलब 4i0। इसका मतलब ये हुआ कि जो i मैक्सिमम है वो इंटेंसिटी का कितना होता है, 4 टाइम्स हो जाता है। अब बेटा केस सेकंड आप डू इट योर सेल्फ, प्लीज डू इट योर सेल्फ, बिकॉज फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस
विनाशी के लिए cos फाई इक्वल -1 होगा, क्योंकि डिस्ट्रैक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी क्या होती है, हमारी मिनिमम होती है, और जब इंटेंसिटी मिनिमम होगी तो हम कहेंगे आई मिनिमम इक्वल √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ माइनस आ जाएगा प्लस की जगह पे, और यहाँ भी प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा, और जब प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा तो उस समय आई मिनिमम हमारा 0 होगा। इसका मतलब हम जानते हैं ये बात कि डिस्ट्रैक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन में डार्कनेस, अंधेरा छा जाता है पूरी तरह से, बिल्कुल इंटेंसिटी 0 होती है, और ये बात प्रूफ भी हो गई कि इंटेंसिटी 0 होती है। एक चीज़ बताते हैं आपको हम, इंटरफेरेंस इज बेस्ड ऑन फिनोमिना सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अगर आपसे पूछता है एग्जाम में कि इंटरफेरेंस इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल, सो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। एक चीज़ और, अर्थात व्यतिकरण अध्यारोपण के सिद्धांत पर आधारित है। दूसरी बात, कभी कब आता है कि व्यतिकरण किस प्रिंसिपल पर और आधारित है, तो बेटा वो है एनर्जी कंजर्वेशन। इसमें एनर्जी भी क्या रहती है, इस इंटरफेरेंस में हमारी एनर्जी भी कंजर्व रहती है पूरी तरह से। तो बेटा डिस्ट्रक्टिव वाला मैंने कंस्ट्रक्टिव कर दिया, आप करेंगे डिस्ट्रक्टिव का। डिस्ट्रैक्ट करने के बाद आप उसको अच्छे एनालिसिस करेंगे। उसके बाद एक न्यूमेरिकल और है इसमें साथ में लगा हुआ, इफ़ द एम्पलीट्यूड ऑफ 2 वेव्स आर 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटीज। ये आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से सभी बच्चों के ये जो आज पूरा पढ़ाया है मैंने मैथमेटिकल एनालिसिस, ये सब बच्चों के अच्छे से समझ में आ गया होगा। और फिर भी किसी के अगर समझ में ना आया हो तो डिस्क्रिप्शन में इसकी हम PDF डाल देंगे, बच्चा देख सकता है, कमेंट करके कुछ भी पूछ सकता है मुझसे। 24/7 आप कभी मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। और जो मैंने आपको न्यूमेरिकल बोला है वो भी हम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, और अपना आंसर आप बच्चे आप देंगे। भाई जिसका आंसर वेरी फास्ट आएगा उस बच्चे का नाम अगली वीडियो में लिया जाएगा। और अगर आपको ये मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद। बच्चों, ये जो अपनी डेरिवेशन पूरी हो चुकी है, अब इस डेरिवेशन में किसी बच्चे को कोई डाउट हो, कोई भी डाउट हो तो बच्चा अपने डाउट कमेंट करके पूछ सकता है। और जो मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन बोला था मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का एम्पलीट्यूड दिया गया है 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर वाला, वो न्यूमेरिकल में अपनी पोस्ट में टाइप कर दूंगा। जिस बच्चे का आंसर फास्ट आएगा उसको उसका नाम नेक्स्ट वीडियो में स्पीक आउट किया जाएगा। और इसमें भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो इस डेरिवेशन में तो वो 24/7 हवर कभी पूछ सकता है कमेंट करके। और